जय माता दी फ्रेंड्स। अभी हम लोग पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र के एनसीईआरटी बेस्ड सारे प्रश्नों को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा पहला प्रश्न है, पादपों को डैश कहते हैं क्योंकि ये CO2 का स्थिरीकरण करते हैं। तो पादपों क्या कहा जाता है? तो पादप को उत्पादक कहा जाता है। उत्पादन का काम कौन करता है? तो वो पादप करता है। दूसरा प्रश्न है, पादप द्वारा प्रमुख पारितंत्र का पिरामिड डैश प्रकार का होता है। तो पादप द्वारा प्रमुख पारितंत्र का पिरामिड संख्या का जो पिरामिड होता है वह हमेशा उल्टा होता है। तीसरा है, एक जलीय पारितंत्र में उत्पादकता का सीमा कारक डैश है। तो उत्पादकता का जो सीमा कारक होता है वह प्रकाश होता है। प्रकाश के अनुरूप उत्पादन बढ़ता है या घटता है। ओके, हमारा नेक्स्ट है, हमारे पारितंत्र में सामान्य अपर्दाहारी डैश हैं। तो अपर्दाहारी जो है सामान्य वह क्या क्या है? तो केचुआ और सूक्ष्मजीव हैं। केचुआ और सूक्ष्मजीव को अपर्दाहारी बोला जाता है। पांचवा है हमारा, पृथ्वी पर कार्बन का प्रचुर भंडार डैश है। तो पृथ्वी पर जो कार्बन का प्रचुर भंडार है वह समुद्र एवं वायुमंडल है। समुद्र एवं वायुमंडल में कार्बन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दूसरा है हमारा, ऑब्जेक्टिव में एक खास श्रृंखला में निम्नलिखित में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो एक देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, अपघटक। जो सर्वाधिक संख्या होती है इसमें अपघटक की होती है। जो सूक्ष्मजीव इसी में आते हैं अपघटक में, तो अपघटक में सर्वाधिक संख्या होती है। ओके, याद रखिएगा, खास श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या अपघटक की होती है। अगला है हमारा, एक झील में द्वितीय पोषक स्तर होता है। झील में जो द्वितीय पोषक स्तर क्या कौन होता है? तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर। ऑप्शन ए है पादप प्लवक, ऑप्शन बी है प्राणी प्लवक, ऑप्शन सी नितलक, ऑप्शन डी मछलियाँ। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? जो प्राणी प्लवक होता है वह द्वितीय पोषीय स्तर का होता है। पादप प्लवक जो हुआ वो प्राथमिक स्तर का होगा, प्राणी प्लवक द्वितीय स्तर का हो जाएगा, और मछली जो हो जाएगा, मछली तृतीय वाला हो जाएगा। नितलक ये समुद्र के नीचे सबसे नीचे जो रहता है उसको नितलक बोला जाता है। हमारा अगला है, द्वितीयक उत्पादक है। द्वितीयक उत्पादक कौन है? तो देखते हैं हमारा कौन कौन सा ऑप्शन है। शाकाहारी ऑप्शन में है, उत्पादक, मांसाहारी, इनमें कोई नहीं। तो उत्पादक जो होता है वह प्राथमिक होता है और शाकाहारी जो होता है वह द्वितीयक उत्पादक होता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? शाकाहारी। अब मांसाहारी तो तृतीय उपभोक्ता होता है, तृतीय होता है। तो द्वितीयक उत्पादक कौन है इसमें? तो शाकाहारी जो है वह द्वितीयक उत्पादक है। अगला है, प्रासंगिक और विकिरण में प्रकाश संश्लेषात्मक सक्रिय विकिरण का क्या प्रतिशत होता है? तो याद रखेंगे हम लोग 2 से 10%। इसका डायरेक्ट आप लोग याद रखेंगे 2 से 10% जो होता है प्रासंगिक सौर विकिरण में प्रकाश संश्लेषात्मक सक्रिय विकिरण का प्रतिशत 2 से 10%। 2 से 10%। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट करें। पहला नंबर है, चारण खाद्य श्रृंखला एवं अपरद खाद्य श्रृंखला। इसमें देखते हैं अंतर क्या क्या है। तो पहला अंतर है, चारण खाद्य श्रृंखला जो होता है इसमें ऊर्जा का स्रोत सूर्य होता है। क्या होता है ऊर्जा का स्रोत? चारण खाद्य श्रृंखला में सूर्य होता है। और अपरद खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा का स्रोत होता है वह स्वयं अपरद होता है। अपरद कहते किसे हैं? तो यह जीव जंतुओं का जो अपशिष्ट होता है, जो प्राणियों का जो खुद का अपशिष्ट होता है मृत्यु के बाद, उसको अपरद बोला जाता है। जीव जंतु जो मरते हैं इनके बाद जो उनका जो अपशिष्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? अपरद बोलते हैं। आगे बढ़ते हम लोग अगला अंतर में। चारण खाद्य श्रृंखला में क्या होता है? इसका जो पहला पोषण स्तर में सभी शाकाहारी होते हैं। चारण खाद्य श्रृंखला में पहला पोषण स्तर में सारे शाकाहारी होते हैं, जबकि अपरद वाले में क्या होते हैं? इसमें शाकाहारी, मांसाहारी एवं सर्वाहारी तीनों हो सकते हैं। ओके, और चारण खाद्य श्रृंखला में जो खाद्य श्रृंखला होती है वो लंबी खाद्य श्रृंखला होती है, जबकि अपरद वाले में छोटी खाद्य श्रृंखला होती है। ओके, याद रखेंगे आप लोग। दूसरा नंबर है, उत्पादन एवं अपघटन। इसमें देखते हैं अंतर क्या क्या है। तो पहला अंतर है, इसके अंतर्गत उत्पादन के अंतर्गत सभी हरे पौधे आते हैं। ओके, उत्पादन के अंतर्गत सभी हरे पौधे आते हैं। और अपघटन के अंतर्गत क्या आएंगे? तो सारे सूक्ष्मजीव आएंगे। अपघटन के अंतर्गत सारे सूक्ष्मजीव आएंगे। दूसरा अंतर है, उत्पादन में निम्न पदार्थों से जटिल पदार्थ बनते हैं। उत्पादन में क्या बनते हैं? निम्न पदार्थ से जटिल पदार्थ का निर्माण होता है, जबकि अपघटन में क्या होता है? इसमें जटिल पदार्थ से सरल पदार्थ बनते हैं। क्योंकि इसमें अपघटन होता है सूक्ष्मजीवों के द्वारा, तो जो भी जटिल पदार्थ होगा उसका अपघटन होते होते वह सरल पदार्थ में तब्दील हो जाएगा।
उत्पादन में तीसरा नंबर में क्या होगा, भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनता है। पौधे आते हैं इसमें मेन रूप से, तो इसमें क्या होता है, भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण होता है। अपघटन में क्या होता है, तो इसमें सूक्ष्मजीव अपघटन क्रिया द्वारा पोषण प्राप्त करते हैं। इसमें सूक्ष्मजीव क्या करते हैं, जो मृत जीव जंतु एवं पौधे होते हैं उनका अपघटन करते हैं और उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। ओके, याद रखेंगे आप लोग। फिर अगला है ऊर्ध्ववर्ती व अधोवर्ती पिरामिड। इसमें अंतर हम लोग को स्पष्ट करना है। तो ऊर्ध्ववर्ती में देखते हैं क्या होता है और अधोवर्ती में क्या होता है। ऊर्ध्ववर्ती में जो पहला है, चौड़े आधार वाले त्रिकोणीय पिरामिड या ऊर्ध्ववर्ती में पाए जाते हैं और अधोवर्ती में उल्टे पिरामिड पाए जाते हैं। ओके, पहला अंतर क्या हुआ, ऊर्ध्ववर्ती में चौड़े आधार वाले त्रिकोणीय पिरामिड, चौड़े आधार वाले त्रिकोणीय पिरामिड, और इसमें जस्ट इसका उल्टा उल्टे पिरामिड। ओके, सेकेंड अंतर क्या हो गया, तो ऊर्ध्ववर्ती में जो होता है घास स्थल एवं जल में जीवों की संख्या का पिरामिड, संख्या का पिरामिड उल्टा हो जाएगा। जीवों, घास स्थल एवं जल में जीवों की संख्या का पिरामिड कैसे दर्शाया जाएगा, ऊर्ध्ववर्ती रूप में दर्शाया जाएगा, इसी रूप में दर्शाया जाएगा। और आम के पेड़ पर उपस्थित चिड़ियों की संख्या, इसका पिरामिड उल्टा दर्शाया जाएगा अधोवर्ती रूप में। आगे हम लोग देखेंगे, इस पर आधारित कुछ प्रश्न भी आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट करें। खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में क्या अंतर है हम लोग देखते हैं। पहला अंतर है, खाद्य श्रृंखला जो होता है इसमें एक जीव एक स्तर बनाए रखता है, खाद्य श्रृंखला में एक जीव एक स्तर बनाए रखता है। और इसमें खाद्य जाल में क्या होता है, इसमें एक जीव से ज़्यादा जीव एक स्तर पर होते हैं। खाद्य जाल जो बनता है इसमें एक जीव से ज़्यादा जीव एक स्तर पर रहते हैं। दूसरा अंतर है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह की गणना बहुत आसान होती है। खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा प्रवाह की गणना होती है वो आसान होती है, जबकि खाद्य जाल में ऊर्जा प्रवाह की गणना जो होती है वो कठिन होती है। अगला अंतर है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वह उत्पादक से सर्वोच्च उपभोक्ता तक होता है, जबकि खाद्य जाल में जो है वह ऊर्जा प्रवाह अनेक पदों पर होता है। खाद्य श्रृंखला जो बनेगा ना वो डायरेक्ट बनेगा, खाद्य श्रृंखला डायरेक्ट बनेगा इस टाइप से, यहाँ 1 2 3 4 इस टाइप से आते रहेगा। और जबकि खाद्य जाल जो बनता है एक के बाद एक, दूसरा यहाँ पर 1 आएगा, फिर यहाँ पे 2 आ सकता है, यहाँ पर 3 आ सकता है, फिर इस टाइप से घूमते हुए जाएगा। ये खाद्य जाल में इस टाइप से घूमते हुए जाएगा। तो इसमें जो होता है ऊर्जा का प्रवाह अनेक पथों पर होता है, अनेक स्तर पर होता है, और इसमें एक स्तर पर एक से अधिक जीव भी हो सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है लीटर एवं अपरद। लीटर किसको कहते हैं, कूड़ा करकट को लीटर बोला जाता है। ओके, और अपरद अभी थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को बताया गया है, जो मृत होते हैं, मृत जीव जंतु उनका जो अपशिष्ट होता है, अवशेष होता है, उसको अपरद बोला जाता है। इसमें पहला अंतर क्या है, इसका निर्माण जो लीटर होता है, कूड़ा करकट होता है, इसका निर्माण सभी अपशिष्ट पदार्थ से होता है। सभी अपशिष्ट पदार्थ को क्या बोलेंगे, कूड़ा करकट बोलेंगे। और अपरद ये मृत कार्बनिक पदार्थ के बने होते हैं, ये मृत कार्बनिक पदार्थ के बने होते हैं। ओके, कूड़ा करकट में दूसरा अंतर क्या है, दूसरी बात इसमें क्या है, यह भूमि के ऊपर प्राप्त होते हैं। कूड़ा करकट हमेशा भूमि के ऊपर प्राप्त होगा, और अपरद जो होता है यह भूमि के ऊपर और नीचे दोनों जगह पाए जाते हैं। ऊपर भी इसको प्राप्त कर सकते हैं और नीचे भी यह पाए जाते हैं। ओके, और कूड़ा करकट जो होता है, तीसरा अंतर में, कूड़ा करकट यह विघटित हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, जबकि अपरद जो होता है यह विघटित होगा, हमेशा होगा। कैसे देखते हैं हम लोग, कूड़ा करकट में जो होगा वह कुछ भी हो सकता है, इसमें प्लास्टिक भी आ सकता है। प्लास्टिक का जो कूड़ा करकट होगा वो कभी भी अपघटित नहीं होगा। इसके अलावा जो होगा कागज़ का जो हो गया, कागज़ का कूड़ा करकट, या फिर और जैविक चीज़ का हो गया, जैसे कि मान लीजिए छिलका हो गया, सब्जी का छिलका, ये सब जो है वो विघटित हो जाएगा। लेकिन जो प्लास्टिक का होगा वो विघटित नहीं होगा। और लेकिन इसमें अपरद में क्या होता है, क्योंकि यह जीव जंतु का जो मृत अवशेष होता है, तो इसके कारण यह हमेशा विघटित होगा, अपघटित होगा। ओके, अगला है हमारा प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता। इसमें देखते हैं अंतर क्या क्या है। तो प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है यह अपना जो ऊर्जा प्राप्त करता है, यह पौधों द्वारा ऊर्जा प्राप्त करता है। और द्वितीयक उपभोक्ता जो है यह अपना ऊर्जा प्राथमिक उपभोक्ता के द्वारा ही प्राप्त करता है। यह जो है प्राथमिक, द्वितीयक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर है। ओके, और दूसरा अंतर देखते हैं,
प्राथमिक उपभोक्ता वो कार्बनिक तत्वों से कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करता है। प्राथमिक उत्पादकता क्या करता है? अकार्बनिक तत्वों से कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करता है। और द्वितीयक उत्पादकता, इसमें हमेशा कार्बनिक से कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होगा। ओके, द्वितीयक उत्पादकता में क्या होगा? हमेशा कार्बनिक से कार्बनिक पदार्थ का ही निर्माण होगा। और प्राथमिक वाले में क्या होगा? तो अकार्बनिक तत्वों से कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होगा। ओके, अब प्रश्नों पे हम लोग आते हैं। हमारा प्रश्न है पारिस्थितिक तंत्र के घटकों की व्याख्या करें। महत्वपूर्ण प्रश्न है, BBI है, ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। जैव मंडल में पाए जाने वाले जैव एवं अजैव घटकों के सम्मिलित रूप को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र कहते किसको हैं? तो जैव मंडल में जो भी जैव एवं अजैव घटक पाए जाते हैं, इनका जो सम्मिलित रूप होता है, इसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। अगर पूछा जाए पारिस्थितिक तंत्र में क्या आएगा, तो इसमें जैव एवं अजैव दोनों घटक आएंगे। ओके, पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो टैसनले ने किया था। याद रखेंगे आप लोग, पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग टैसनले ने किया था। पारिस्थितिक तंत्र में मुख्यतः दो घटक होते हैं, जैविक एवं अजैविक घटक। पहले भी हम लोग देख चुके हैं, दो घटक पाए जाते हैं, जैव एवं अजैव। ओके, तो इसमें एक एक करके हम दोनों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जैविक घटक। पारिस्थितिक तंत्र में 3 प्रकार के जैविक घटक पाए जाते हैं। जैविक घटक कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के जैविक घटक पाए जाते हैं। तो देखते हैं हम लोग क्या क्या पाए जाते हैं। पहला है स्वपोषी घटक। इसके अंतर्गत क्या आएंगे? इसके अंतर्गत हरे पादप आएंगे, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा, इसलिए इसको किसके अंतर्गत रखा गया है? तो स्वपोषी घटक के अंतर्गत रखा गया है। ओके, यहाँ पे आगे लिखा गया है, ये सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल, CO2 जल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ये उत्पादक कहलाते हैं। ओके, यह उत्पादक कहलाते हैं। इनके द्वारा संचित भोजन दूसरे जीवों द्वारा का भोजन बनते हैं। इनके द्वारा संचित ये जो भोजन बनाते हैं, वह दूसरे जीव का भी भोजन बनते हैं। ओके, दूसरा आता है इसमें परपोषी घटक। वैसे जीव जो स्वयं अपना भोजन नहीं बनाते हैं, भोजन के लिए किसी पर आश्रित होते हैं, परपोषी घटक कहलाते हैं। इन्हें उपभोक्ता भी कहते हैं। ओके, परपोषी घटक में क्या आते हैं, कौन क्या होगा? तो वैसे जीव जो स्वयं अपना भोजन नहीं बनाते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं, क्या कहलाएंगे? परपोषी घटक कहलाएंगे। अब परपोषी घटक में भी प्रकार होते हैं। तो परपोषी घटक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से देखते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता या शाकाहारी पहला घटक हुआ। तो ये उपभोक्ता अपना भोजन सीधे हरे पौधे से प्राप्त करते हैं। ओके, प्राथमिक उपभोक्ता में कौन आएगा? तो वे उपभोक्ता आएंगे जो अपना भोजन सीधे हरे पौधों से प्राप्त करते हैं, जैसे गाय, बकरी, भैंस, हिरन, घोड़ा, खरगोश, ये सब जो होता है, ये सब प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। दूसरा इसमें आता है द्वितीयक उपभोक्ता या मांसाहारी। द्वितीयक उपभोक्ता भोजन के लिए शाकाहारी जंतुओं को खाते हैं। ओके, द्वितीयक उपभोक्ता क्या करते हैं? तो अपना भोजन के लिए शाकाहारी जंतुओं को ही खाते हैं। तो जैसे में क्या आ जाएगा इसमें? मेढक हो गया, सांप हो गया, ये सब जो हुआ, ये सब शाकाहारी जंतुओं को ही कहा जाते हैं। तो ये सब द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं इसमें तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता से भोजन प्राप्त करते हैं। द्वितीयक वाला किससे प्राप्त करता है? वह तृतीयक वाले से प्राप्त करता है। ओके, जैसे में क्या आ जाएगा इसमें? शेर, चीता, बाज, ये सब आ जाएंगे जो कि द्वितीयक उपभोक्ता से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। आगे आता है इसमें और भी एक आता है, कुछ जंतु सर्वाहारी होते हैं। सर्वाहारी ये पौधे अथवा जंतु दोनों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये पौधे और जंतु दोनों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे में क्या आ गया? मनुष्य। मनुष्य जो होता है वह प्राथमिक उपभोक्ता से भी अपना भोजन प्राप्त करता है, द्वितीयक से भी अपना भोजन प्राप्त करता है। सर्वाहारी में आता है, ये मांसाहारी भी है और शाकाहारी भी है। ओके, और तीसरा घटक जो होता है जैव घटक का, वह अपघटक कहलाता है। अपघटक में क्या आते हैं देखते हैं हम लोग। ये मृत जीव जंतुओं का विघटन कर उन्हें मृदा में मिला देते हैं, जिसके कारण खनिज पदार्थों का चक्रण होते रहता है। इन्हें मृतजीवी कहते हैं। इसमें सूक्ष्म जीव आते हैं। मृतजीवी का बहुत महत्व है हमारे जीवन में, क्योंकि यह मृदा के पोषक अवस्था को बनाए रखते हैं। मृदा में जो पोषण स्तर है उसको हमेशा वह बनाए रखते हैं। ये क्या करते हैं? जो मृत जीव जंतु हैं उनको यह विघटित करते हैं, अपघटित करते हैं और उन्हें मृदा में मिला देते हैं।
जिसके कारण क्या होता है, तो खनिज पदार्थ मृदा को हमेशा मिलते रहता है, इनका चक्रण होते रहता है। ओके, इसको बोलते क्या है हम लोग, इसको मृतजीवी बोलते हैं। इसमें सूक्ष्म जीव आते हैं, तो याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा आता है अजैविक घटक। जैविक के बाद अजैविक घटक। अजैविक घटक में क्या क्या आएगा, तो इसके भी दो प्रकार होते हैं। इसका पहला प्रकार है पदार्थ। इसके अंतर्गत कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ आते हैं, जैसे वायु, जल, CO2, N2, Ca, Sp आदि जो भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कैल्शियम हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सब किस में आते हैं, तो ये पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। ओके, और पदार्थ में क्या आएगा, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ दोनों आ जाएगा। तो अजैविक घटक का जो पहला प्रकार क्या होता है, पहला घटक क्या होता है, तो वो पदार्थ होता है। अब दूसरा देखते हैं हम लोग। और दूसरा जो इसका होता है वह ऊर्जा होता है। इसके अंतर्गत क्या आएगा, तो इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की ऊर्जा, जैसे सौर ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ये सब आएंगे। ओके, जैविक घटक के बारे में आप लोग जान गए। जैविक घटक का भी आप लोग याद रखिएगा, केवल 2 से 3 बार इसको पढ़ लीजिएगा तो आपको आराम से याद हो जाएगा। और अजैविक घटक के बारे में इसके भी 2 घटक हैं, तो इसका भी आप लोग याद रखिएगा। पदार्थ और ऊर्जा दोनों के विषय में थोड़ा थोड़ा जानकारी रखिएगा। पदार्थ में क्या आता है, फिर ऊर्जा में क्या क्या आता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक पिरामिड को परिभाषित कीजिए तथा जैव मात्रा या जैव भार तथा संख्या के पिरामिडों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। यह भी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो ध्यान से सुनिएगा। एक पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न जीवों के बीच संबंधों का एक चित्रीय निरूपण पारिस्थितिक पिरामिड कहलाता है। पारिस्थितिक पिरामिड किसे कहते हैं, तो एक पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न जीवों के बीच संबंधों का एक चित्रीय निरूपण क्या कहलाता है, तो पारिस्थितिक पिरामिड कहलाता है। जीव भार या पिरामिड, जीव भार का पिरामिड के बारे में हम लोग देखते हैं क्या होता है। ये स्थलीय पारितंत्र में उत्पादक का जीव भार सर्वाधिक होता है। स्थलीय वाले में किसका सर्वाधिक होता है, जीव भार, तो उत्पादक जो होता है उसका सर्वाधिक होता है। इसका पिरामिड सीधा होता है। इसका पिरामिड क्या कैसा होता है, सीधा होता है। जबकि तालाबीय पारितंत्र में उत्पादक का भार जो होता है वो सबसे कम होता है। तालाब वाले में क्या होता है, उत्पादक का जो भार होता है सबसे कम होता है, और इसका जो पिरामिड होता है उल्टा होता है। तालाब वाले में जस्ट उल्टा होगा, जबकि स्थलीय वाले में सीधा होगा, क्योंकि इसमें स्थलीय वाले में जो उत्पादक का जो होता है वह जीव भार सीधा होता है। यहाँ पे एक स्थलीय पारितंत्र का पिरामिड यहाँ पे दिया गया है, देखते हैं इसको हम लोग। सबसे पहले इसमें क्या दिया गया है, तो पादप जो होता है उत्पादक, उत्पादक का जीव भार है यहाँ पे सर्वाधिक है। सबसे पहले पादप है। पादप का जो ग्रहण करता है, इसको कौन ग्रहण करता है, तो शाकाहारी, गाय बकरी हो गया, घोड़ा कुत्ता हो गया, घोड़ा हो जाएगा, कुत्ता तो नहीं आएगा। इसमें क्या हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता में आ जाएगा, शाकाहारी जो भी होगा। इसके बाद तीसरे में क्या आ जाएगा, भेड़िया, पक्षी, मछली या द्वितीयक उपभोक्ता में आ जाएगा। और जो हो जाए तीसरे में क्या आ जाएगा, शेर, चीता, बाज, ये सब तीसरे में आ जाएगा। ओके, कुत्ता या द्वितीय वाले में कुत्ता आ जाएगा, इसमें तो नहीं आएगा शाकाहारी वाले में। इसमें देखिए अब संख्या का पिरामिड के बारे में देखते हैं हम लोग। संख्या का पिरामिड, इस पिरामिड में विभिन्न पोषी स्तर के जीवों की संख्या प्रदर्शित होती है, जैसे कि इसके नाम से ही परिभाषित हो रहा है संख्या का पिरामिड। संख्या का पिरामिड में होगा तो इसमें जीवों की संख्या ही प्रदर्शित होगा। घास तथा तालाब के पारितंत्र में संख्या का पिरामिड सीधा होता है। घास और तालाब वाले में संख्या का पिरामिड क्या होता है, वह सीधा होता है। वृक्ष पारितंत्र में उत्पादकों की संख्या कम तथा उपभोक्ताओं की संख्या अधिक होती है, इसलिए वृक्ष पारितंत्र का पिरामिड जो होता है वह उल्टा होता है। वृक्ष पारितंत्र में क्या होता है, इसमें उपभोक्ताओं की जो संख्या होती है वह अधिक और उत्पादक की जो संख्या होती है वह कम होती है, इसलिए इसका पिरामिड उल्टा होता है। जैसे कि देखिए वृक्ष उत्पादक में आता है, संख्या कम है सबसे नीचे। इसके बाद पक्षी सेकेंड नंबर में आएगा। पक्षी के बाद कीड़ा मकोड़ा की संख्या अधिक होती है तो ये आ जाएगा, और सबसे अधिक सूक्ष्म जीव होता है तो ये ऊपर आ जाएगा। ओके, और वृक्ष पारितंत्र का जो पिरामिड होगा वह उल्टा होगा। इसके जस्ट उलट हम लोग देखते हैं घास के मैदान का जो पिरामिड होता है उसमें क्या क्या होता है, सबसे अधिक इसमें क्या आएगा, घास आएगा, घास का मैदान आएगा। इसके बाद उसको जो ग्रहण करता है, क्या कौन ग्रहण करता है, तो ग्रॉस हाफर, घास खाने वाला जो होता है वह ग्रहण करता है। इसके बाद संख्या में कौन आएगा, तो मेढक आएगा। मेढक के बाद सबसे कम संख्या में कौन आएगा, सांप आएगा। ओके, तो घास के जो मैदान है इसके पारिस्थितिक तंत्र का जो पिरामिड होगा वह सीधा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
संख्या के आधार पर है ये, देख लीजिएगा आप लोग, जिसकी जितनी संख्या उसका उतना नेतृत्व। अगला प्रश्न है हमारा, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का वर्णन करें। ऊर्जा का जो प्रवाह होता है पारिस्थितिक तंत्र में वो कैसे होता है, किस रूप में होता है, किस प्रकार होता है, यह VVI इसमें अच्छे से लिख लीजिएगा, देखिएगा ध्यान से इसका। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा मुख्य रूप से सूर्य प्रकाश से प्राप्त होती है। जो मेन ऊर्जा का स्रोत है ना, वह हमेशा सूर्य प्रकाश ही रहेगा। ऊर्जा का जो मेन स्रोत है वह क्या हो जाएगा, सूर्य प्रकाश। ओके। सौर ऊर्जा का उपयोग हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण करके भोजन निर्माण करने में करते हैं। ओके, तो इसका भोजन निर्माण करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। कौन करता है, तो पादप करता है। इसका सूत्र भी आप लोग याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण का सूत्र 6CO2 + 12H2O, किसकी उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। और क्या उपस्थित होना चाहिए, तो क्लोरोफिल होना चाहिए। ओके, तो क्या बनाएगा, C6H12O6 ग्लूकोज बना दिया। इसके बाद 6CO2 और 6H2O, समीकरण संतुलित हमेशा रखना चाहिए, तो समीकरण यहाँ पर संतुलित है, याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद देखते हैं, भोजन उत्पादन से विभिन्न स्तर के उपभोक्ताओं को भोजन प्राप्त होता है। ओके, ऊर्जा का प्रभाव सदैव एक दिशीय होता है। हमेशा आप लोग याद रखिएगा, ऊर्जा का जो प्रभाव होता है वह केवल एक दिशीय होता है। एक दिशीय, सीधा या ऊर्जा का प्रभाव एक दिशीय ही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ जैसे देखा जाता है, देखिए सबसे पहले ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो सूर्य है। सूर्य ऊर्जा का स्रोत हो गया। इससे ऊर्जा प्राप्त कौन किया, तो हरे पादप ने इससे ऊर्जा प्राप्त किया। क्या किया, प्रकाश संश्लेषण किया, भोजन बनाया। इसके बाद इसका ग्रहण किसने किया, तो प्राथमिक उपभोक्ता जो शाकाहारी होगा इसका ग्रहण किया। यहाँ पे ग्रॉस हाफर भी नीचे दिया गया है, ग्रॉस हाफर ग्रहण करने वाला। इसके बाद देखिए द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी हो गया। मांसा, छोटे छोटे पक्षी आ गए इसमें, छोटे और छोटे जीव जो आ गए। इसके बाद तृतीयक उपभोक्ता, इसमें क्या आ गया, इसमें बाज हो गया, या इसको ग्रहण करेगा, इसको ग्रहण करेगा। तृतीयक उपभोक्ता में बाज हो गया। ये छोटी एक श्रृंखला है, एक खास श्रृंखला है। ओके, ऊर्जा का जो प्रभाव हो रहा है इसमें देखिए, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा का जो है वह प्रभाव हो रहा है। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद और भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर यह सूक्ष्मजीव या अपघटन का काम करते हैं। ये सारे की जब मृत्यु होगी तो इसका अपघटन कौन करेगा, तो सूक्ष्मजीव करेगा। ये भी देखिएगा आप लोग। इसके बाद इसका हम लोग विश्लेषण विशेष रूप से करते हैं। फिगर आप लोग ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि ये फिगर महत्वपूर्ण है। इस फिगर को बनाने के बाद आपको एग्जाम में फुल नंबर मिल जाएगा। इसका विश्लेषण करते हैं हम लोग। प्रत्येक खाद्य स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा का 90% जीवधारी के जैविक क्रियाओं में खर्च हो जाता है। केवल 10% संचित ऊर्जा ही अगले खाद्य स्तर को ट्रांसफर होता है। तो हमेशा आप याद रखिएगा, कोई भी जीव अब जो ग्रहण करेगा वो अपना 100% ग्रहण करेगा। ग्रहण करने के बाद वह 90% जो है वह खुद में खर्च करेगा और 10% अगले स्तर को भेज देगा। 10% खाद्य स्तर में 10% ऊर्जा का ही ट्रांसफ़र होता है अगले स्तर में, जबकि 90% खुद यूज करेगा। ओके, जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे एक खाद्य श्रृंखला में यदि उत्पादक के पास 100% ऊर्जा है तो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं को केवल 10% ऊर्जा मिलेगी। दूसरी श्रेणी के उपभोक्ताओं को उसमें 1% ऊर्जा मिलेगी। इसी प्रकार तृतीय श्रेणी के उपभोक्ताओं को 0.1% ऊर्जा मिलती है। सबका आगे जो बढ़ते जा रहा है और 10% उसका होते जा रहा है। 100 का 10%, 10% हो जाएगा, 10% का 10%, 1% हो जाएगा, 1% का 10%, तो 0.1% हो जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी के जीवों को केवल 10% ऊर्जा पिछली श्रेणी से प्राप्त होती है। उपभोक्ता में सर्वाधिक ऊर्जा केवल शाकाहारी को प्राप्त होती है। केवल जो शाकाहारी है उसको सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। देखिए यहाँ पर फिगर भी बनाया गया है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का पिरामिड सबसे अधिक मान के चलते हैं। 0.1 नहीं लिखना चाहते तो यहाँ पे सबसे नीचे में हम लोग 1000 कैलोरी लिख लिए। ऊर्जा में 1000 कैलोरी लिख लिए। यह किसके पास होगा, तो हरे पादप जो उत्पादक हैं उनको अगर मान लीजिए कि 1000 कैलोरी उनके पास ऊर्जा है तो वो प्राथमिक उपभोक्ता जो अगला स्तर होता है जो शाकाहारी कहलाता है उसको 10% अपना देंगे तो कितना ऊर्जा आएगा यहाँ पर, तो 100 कैलोरी आएगा। इसके बाद यह अपना 10% अगले पोषी स्तर मतलब द्वितीय उपभोक्ता को ट्रांसफ़र करेंगे तो कितना आएगा, 100 का 10% तो केवल 10%।
और 10% में ये मांसाहारी अपना जो सर्वोच्च उपभोक्ता होता है, जो तृतीय उपभोक्ता में आते हैं, सर्वोच्च मांसाहारी जो आते हैं, इनको अपना ट्रांसफ़र करेंगे 10 का 10%, तो 1%। ओके, अब आगे मान लीजिए इससे आगे और रहता तो इसका 10% की 0.1% हो जाता है। इस टाइप से आगे बढ़ते जाता है। तो ऊर्जा स्तर में जो क्या होता है, तो आगे जो ट्रांसफ़र होता है तो वह 90% अपने पास रखेगा ऊर्जा, और केवल 10% आगे ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को आराम से 2 से 3 बार देख लीजिएगा। देखने के बाद जो कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, उस पर विशेष रूप से अलग से वीडियो बना देंगे ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। 1 फरवरी से एग्ज़ाम है, शायद बायो का 1 फरवरी को एग्ज़ाम है, तो अच्छे से एग्ज़ाम देना है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।